भाइयों बहनों कुर्सी की पेटी बांध लो। हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। ठीक है। थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको। ठीक है कि मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है। बाकी स्कूलिंग सरकारी स्कूल से हुई है, वेयर आई एंजॉयड अ लॉट। एंड देन आफ्टर दैट आईएएस करने का दिमाग में आया तो आईएएस की तैयारी करी, अटेम्प्ट दिए, इंटरव्यूज़ दिए, बट मान के चलिए काम नहीं हो पाया। अब काम नहीं हो पाया तो सोचा कि चलो बच्चों को ही पढ़ा लें, तो फिर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब पढ़ाते 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 आप मान के चलिए कि करीब करीब कहते हैं ना कि तेरहवा साल है पढ़ाने का। 2011 के एंड से पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो 2011 को तो काउंट ही नहीं करेंगे हम लोग, तो 12 ही मान लो। 12 से पढ़ाना स्टार्ट किया तो 12 से 22 हो गए 10 साल, 23 24, तो 12वां साल चल रहा है। 13वां नहीं कहेंगे, 12 साल हो गए हैं। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे पढ़ा चुका हूँ। करियर स्टार्ट किया था मैंने अब इंस्टीट्यूट्स का तो क्या ही नाम ले, छोड़ दीजिए उस बात को, बट आपको ये बात कहूँगा कि TW ओनली IAS ज्वाइन किए हुए मुझे अभी 2 साल होने वाले हैं। दिसंबर में मुझे 2 साल हो जाएंगे। ठीक है। और मान के चलिए कि इतने बच्चे मैंने ऑलमोस्ट 10 साल में नहीं पढ़ाए होंगे जितने एक साल में मैंने, 1-2 साल में मैंने यहाँ पे बच्चे पढ़ा लिए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास स्टूडेंट्स PW में हमारे पास एनरोल हो चुके हैं और उनकी क्लासेस मैं करवा चुका हूँ। और अलग ही एक सेटिस्फेक्शन लेवल है कि जब इतने सारे बच्चों से आप लोग जुड़ते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और काम करते हैं, तो अलग ही मज़ा आता है काम करने का। ठीक है। आप लोगों का बैच है, 2 या 3 बैचेस आई थिंक इसके अंदर कंबाइंड है, सो नो वरीज। पहले क्लास के कुछ बेसिक रूल्स बता देता हूँ आपको, जो प्लीज़ आपको मेरी बात सुननी होगी, माननी होगी। और अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, तो उस केस में मान के चलिए कि इकोनॉमिक्स उतनी क्लियर नहीं हो पाएगी जितनी क्लियर आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि कुछ बेसिक रूल्स हैं, अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो उसमें मुझे भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहला रूल ये है कि क्लास में अननेसेसरी कमेंट नहीं करने हैं। ठीक है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने लाइव क्लासेस में देखा है, वो ये है कि आप लोगों को अननेसेसरी कमेंट्स नहीं करने हैं। ठीक है। कमेंट्स मतलब यहाँ पे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अननेसेसरी कमेंट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आपस में बात मत कीजिए, आपको सिर्फ मेरे से बात करनी है। ठीक है। आपको सिर्फ मेरे से बात करनी है। आपके चैट में बाकी लोग क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, उसके लिए आपको बॉदर नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ एक यही सजेशन दूंगा कि आपका जो कमेंट बॉक्स है, जो आपका चैट बॉक्स है जिसमें आप लोग अपनी क्वेरी लिखते हैं, उसको ऑफ रखिए। ठीक है। अपने कमेंट बॉक्स को, अपने चैट बॉक्स को ऑफ रखिए। और जब आपको लगता है कि मुझे डाउट पूछना चाहिए या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई पर्टिकुलर आपकी क्वेरी निकल के आती है, तब अपने डाउट को तुरंत से कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। ठीक है। अपने डाउट को, अपने जो भी आपका इशू है उसको कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। एंड जैसे ही मैं कहूं एनी डाउट्स, क्योंकि देखिए मैं कोई कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझा रहा हूं, अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उसके ऊपर हमारी बातचीत चल रही है, ठीक है, उसके बीच में अगर आप कमेंट लिखेंगे तो मैं ना उनको पढ़ पाऊंगा और ना ही मैं उनका सॉल्यूशन आपको बता पाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अननेसेसरी कमेंट्स लिखने से कुछ नहीं होगा, या अननेसेसरी डाउट लिखने से कुछ नहीं होगा, जब तक मैं नहीं कहता हूं कि डाउट्स लिखिए और पूछिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ही डाउट दिमाग में आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, और जैसे ही मैं कहूं कि हाँ बोलिए क्या डाउट है, उसको तुरंत सेंड कर दीजिए मुझे, जिससे कि मैं आपका डाउट देख पाऊं और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी शंका है, उसको मैं खत्म कर पाऊं। मेरी बात समझ रहे हैं? पहली बात तो देखिए, एक चीज मैं ये कहूंगा कि अगर आप लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे, इफ यू पीपल विल लिसन टू मी केयरफुली, देन वन थिंग आई कैन गारंटी दैट यू पीपल विल हैव लीस्ट डाउट, आपके डाउट लीस्ट आएंगे।
कम से कम डाउट आएंगे आपके। कब होगा ऐसा? जब आप मुझे ध्यान से सुनेंगे। और अगर आप मुझे ध्यान से नहीं सुनते हैं, ठीक है, इफ यू पीपल विल नॉट लिसन टू मी प्रॉपरली, तो मान के चलिए फिर तो डाउट्स की कोई लिमिट ही नहीं है, फिर तो डाउट्स ही डाउट्स आएंगे। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को मुझको ध्यान से सुनना है, ठीक है। जैसे आप लोग जब अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करते हैं ना, तो तुम ध्यान लगा के बात करते हैं कि बेबी क्या कह रहे हो या बेबा क्या कह रहे हो, जो भी आप लोग कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आप लोगों को मेरी बात सुननी है, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली उस कैटेगरी में तो नहीं आता, बट हाँ करियर बनाने में जरूर काम आऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरी बात, जो आज तक मैं आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, जो भी आज तक मैं इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, वो अपडेटेड होगा, ठीक है। आने वाले टाइम का जो अपडेट होगा, आने वाले टाइम का जो अपडेट होगा, वो अपडेट आप लोगों को खुद करना होगा। दैट यू पीपल हैव टू डू द अपडेट ऑफ योर ओन। मेरी बात समझ रहे हैं? तो उस केस में क्या है, अपडेट्स खुद करने हैं। अपडेट कैसे करेंगे आप? अब देखिए, उसके लिए न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, वो सब चीजें। नाउ द पॉइंट इज व्हाट, अपडेट का मतलब क्या होता है? आप लोगों के केस में, स्टूडेंट्स के केस में मैं आपको बोलूं कि एक जो डाउट होता है ना स्टूडेंट्स को कि सर अपडेट का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बैंकिंग पढ़ाई, ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ये आपके आने वाली क्लासेस में बहुत हेल्प करेगा इकोनॉमिक्स अच्छे से जानने के लिए। मैंने आपको बैंकिंग पढ़ाई, बैंकिंग में मैंने आपको पढ़ाया रेपो रेट क्या होती है, ठीक है, बेस रेट क्या होती है, MCLR क्या होता है, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए पॉइंट क्या है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, वो मैं सारी आपकी क्लियर कर दूंगा, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि बेस रेट, अभी जो हमारी रेपो रेट है वो 6.5% के आसपास है। अगर रेपो रेट अपडेट होती है, अगर रेपो रेट अपडेट होती है, तो उस केस में आपको अपने नोट्स में अपडेट उसको करना है, ठीक है। उसके अलावा मान के चलिए, जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है कि रेपो रेट बढ़ा दी है या घटा दी है, ठीक है, और उसमें 50 तरह की बात हो रही है, अगर वो सारी की सारी बातें जो भी न्यूज़पेपर में आई हैं, अगर वो आपको पढ़ के समझ में आ रही हैं, तो मान के चलिए उसमें कुछ भी नया नहीं आया है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आपने इकोनॉमिक्स पढ़ ली है और आपको वो सारी चीजें समझ में आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो सारी चीजें पता है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर वहां पे कोई भी नया कॉन्सेप्ट दिखता है या कोई भी ऐसी नई बात दिखती है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, मान के चलिए वो आपके लिए अपडेट हो सकती है। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो अपडेट का मतलब क्या है, कुछ नया, एग्जिस्टिंग जो पड़ा है, अगर वो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं तो उसे आप अपडेट नहीं कहेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अननेसेसरी अपडेट्स को लेके परेशान नहीं होना है। और मैं आपको बताऊं, बुरा मत मानिएगा मेरी बात, 2014 में जब करंट गवर्नमेंट आई, जो भी हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014, 15, 16, 17 तक इतने ज्यादा चेंजेस किए, मान के चलिए भयंकर। मैं जब भी नया बैच करता था, बहुत सारे अपडेट उसके अंदर आते थे और वो सारे इनकॉर्पोरेट हो जाते थे। बच्चे भी परेशान रहते थे कि सर इतने सारे अपडेट क्यों आ रहे हैं। बट मान के चलिए 17 के बाद, GST आने के बाद, अपडेट्स ना के बराबर हो गए हैं, ना के बराबर अपडेट हो गए हैं। तो अपडेट इकोनॉमिक्स में हमें मिल ही नहीं रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जिन चीजों पे गवर्नमेंट काम कर रही है ना, और देखिए सिंपल सी बात है, अगर मेरा टारगेट है यूपीएससी की तैयारी करना, तो नया टारगेट है ना, तो जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं उसी पे काम करता रहूंगा। ये थोड़ी है मैं बार बार यूपीएससी को कुछ और, अब मैं बैंक पीओ की तैयारी कर रहा हूं, मैं फलाने की तैयारी कर रहा हूं, कुछ नया नया ऐड करते रहेंगे, नया नया ऐड करते रहेंगे तो पुरानी वाली चीज छूट जाएगी। और करंट गवर्नमेंट के केस में, या किसी भी गवर्नमेंट जो हमारे देश में पहले रही है, उनके केस में यही होता है कि अगर आपने एक चीज लाए हैं तो उनको पूरा करना है। जब पूरा करेंगे तब कुछ नया लेके आएंगे, तो अपडेट आएगा हमारे पास। और देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो, उन सबके केस में ये होता है, डिले खूब होता है काम में। अब जैसे मैं यहां पे आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे यहां पे एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसका नाम है भारतमाला प्रोजेक्ट। नहीं, भारतमाला है, क्या नाम है, जो जिसमें हम सड़क जोड़ो परियोजना जो है, जिसमें हम भारत में पूरे के पूरे इंडिया के अंदर हमें सड़कें बनानी है, ठीक है।
अब देखिए सड़कों वाला जो प्रोग्राम है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट था कि हम 2022-23 तक 45,000 किलोमीटर की रोड बना देंगे। ठीक, अब वो पूरा नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट ने 6 साल उसमें और बढ़ा दिए, यानी कि अगले 6 साल तक रोड से रिलेटेड कोई भी नई स्कीम नहीं आने वाली है। यानी कि आपको सिर्फ क्या अपडेट करना है कि गवर्नमेंट काम पूरा नहीं कर पाई, गवर्नमेंट ने 6 साल उसमें और बढ़ा दिए और उसमें अब इतना एक्स्ट्रा पैसा और लग रहा है, बात खत्म। ठीक है, तो गवर्नमेंट हमारे देश में क्या करती है, सिर्फ एक काम करती है, वो ये करती है कि जब वो कोई काम पूरा नहीं कर पाती है तो उसका प्रोजेक्ट का नाम बदल देती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर ये काम करके मैंने नहीं दिखाया तो मेरा नाम बदल दियो, जैसे कहते नहीं है दोस्तों में यारों में जब हम लोग बात करते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट्स भी वही करती हैं। गवर्नमेंट कहती है अगर ये काम मैंने टाइम पे नहीं करके दिखाया ना तो मैं इसका नाम बदल दूंगी, तो गवर्नमेंट वही करती है। मेरी बात समझ है? तो गवर्नमेंट्स के केस में यही होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स के नाम चेंज कर देने अगर गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट का नाम बदल दिया है। और मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक्स को ना एंजॉय कीजिएगा, इसको अपनी पर्सनल इंक्लिनेशन जो भी है आपकी, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेके, उससे मत जोड़िएगा, क्योंकि उस केस में फिर आप मुझे पसंद नहीं करेंगे, ये गारंटी है मेरी बात समझ रहे हैं? आप लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, आप कहेंगे सर आप तो गवर्नमेंट के लिए देखिए कैसे कैसे बोलते हैं। देखिए मैं ऐसा कैसा वैसा कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं केवल आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेरे लिए एक चीज है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। बात समझ, मेरे लिए केवल एक चीज है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी XYZ पॉलिटिकल पार्टी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए प्लीज मेरी टीचिंग से, मेरी बातों से ये मत लगाइएगा कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हूं या उसके हक में हूं, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स क्लास में क्या ओपिनियन बनाते हैं जब मैं ये बताता हूं कि इस प्रोजेक्ट में ये देरी हुई है, इसमें ये करप्शन हुआ है, कि सर आप तो ना उसको पसंद करते हैं, इसको पसंद नहीं करते हैं। देखिए मुझे दोनों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो टैक्स भरना है भाई। हमारे लिए तो कोई भी गवर्नमेंट हो, XYZ कोई भी गवर्नमेंट हो, हमें तो टैक्स भरना है उसके लिए, और हम बच नहीं सकते उस चीज से। मेरी बात समझ रहे हैं? तो प्लीज अपने आप को पॉलिटिकली न्यूट्रल करके चीजों को सोचिएगा और काम कीजिएगा, जिससे कि आपको भी फायदा हो, आप समझ पाए और अपना एग्जाम की तरफ आगे बढ़ पाए। ठीक है, ये बात हो गई। तो कमेंट बॉक्स का मैंने आपको बता दिया, कमेंट बॉक्स का आपको इस्तेमाल कैसे करना है। दूसरा मैंने आपको अपडेट के बारे में बताया है। तीसरा मैंने आपको यह बताया कि आपको पॉलिटिकल न्यूट्रल होना है। ठीक, चौथी बात यहां पे देखिए, मैं आपको यह कहूंगा कि जब आप लोग नोट्स बनाएं, व्हेन यू पीपल विल मेक नोट्स इन योर नोटबुक, तो हर एक पेज पे अराउंड 1/3 स्पेस खाली छोड़ दीजिए, यानी कि 2/3 पेज में लिखिए और 1/3 पेज को छोड़ दीजिए खाली। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, या तो स्केल से लाइन बना लीजिए या फिर उसको मोड़ लीजिए, तो एक लाइन दिख जाएगी आपको। और यहां पे कुछ मत लिखिए, इसको छोड़ दीजिए आप अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो जो भी आपके अपडेट्स हैं वो अपनी नोटबुक में कीजिएगा, उसके लिए अलग से कॉपी मत बनाइएगा, उसके लिए लैपटॉप में एक फाइल मत बनाइएगा, उसके लिए कंप्यूटर में फाइल मत बनाइएगा, न्यूज़पेपर में कटिंग मत कीजिएगा। मेरी बात समझे? दैट यू पीपल आर नॉट सपोज टू डू ऑल दीज थिंग्स। अपडेट अपनी कॉपी में ही कीजिएगा। ठीक, क्योंकि अगर आप लोग अपडेट करेंगे अपनी इसी कॉपी में, तो उसमें आपका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब आप एग्जामिनेशन टाइम पे कभी भी अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस को रिवाइज करेंगे, तो उस केस में आपको बार बार इधर उधर की चीजों को देखना नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? सिर्फ एक सोर्स और आपका काम कंप्लीट। और मैं आपको बताऊं, अपने नोट्स को इस तरह से बनाइए, अपने नोट्स को इस तरह से बनाइए कि वो अपने आप में कंप्लीट हो, हॉलिस्टिक हो, और वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट हो, कि जब एग्जाम का टाइम आए तो आप इनको एक बार पढ़ें और रिवीजन करके चले जाइए और आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, एंड बी सेल्फिश, अपने नोट्स दूसरों के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, रेस लगी हुई है। वो था ना 3 इडियट्स वाला डायलॉग कि रेस लगी हुई है, तो बाकी में रेस ही लगी हुई है। सीट्स हैं लिमिटेड, बच्चे हैं बहुत सारे, इसीलिए अपने नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाइए और उनको प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। ठीक, तो ये हो गया आपका नोट्स बनाने वाली बात। अब बात आती है आपकी कि मुझे बुक कौन सी फॉलो करनी है।
बुक आपको फॉलो करनी है जो भी हमारी इंस्टीट्यूट्स ने आपको, जो भी उड़ान बुकलेट है, जो भी हमारी संपूर्ण बुकलेट है, इन बुक्स को साइड बाय साइड आपको रेफर करना है। देयर इज नो नीड टू बाय एनी अदर बुक, कोई भी अदर से बुक आपको नहीं खरीदनी है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। बुक पढ़ने का तरीका क्या है, बुक मुझे कैसे पढ़नी चाहिए? आपको बुक नहीं पढ़नी है जब तक मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट ना करवा दूं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपको जीडीपी का टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा, जिसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग का टॉपिक, जब मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, उसके बाद यानी कि जब आपकी क्लासेस के नोट्स और मेरी क्लास की डिस्कशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, when these things will be properly clear to you, then only after that pick up the book, और बुक में से अब जीडीपी का टॉपिक आपको पढ़ना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको बुक कब पढ़नी है? जब एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो जाए। पहले पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आएगी नहीं, और जब समझ में नहीं आएगी तो टेंशन होगी, सर ये नहीं समझ में आया, सर वो नहीं समझ में आया। मेरी बात समझ रहे हैं? और बुक में आपको केवल वो पढ़ना है जो क्लास में कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? बुक में केवल आपको वो पढ़ना है जो क्लास में कंप्लीट नहीं हुआ है। अब कहेंगे सर आप क्लास में कंप्लीट नहीं कराओगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए क्लास में मैं आपको कराऊंगा टेक्निकल चीजें, और जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, कंसेप्चुअल पार्ट है, वो तो मैं क्लास में कराऊंगा, परंतु जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो आपको बुक से कंप्लीट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कैपिटल मार्केट में ये समझा रहा हूं कि कैपिटल मार्केट काम कैसे करती है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो तो कंसेप्चुअल पार्ट है, परंतु सेबी के फंक्शन क्या है, सेबी की में कौन चेयरपर्सन है, सेबी के जुडिशियल फंक्शन क्या है, सेबी के बाकी फंक्शंस क्या है, वो आपको बुक से पढ़ना, क्योंकि देखिए उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, वो पढ़ाने वाली बात नहीं, वो तो थ्योरेटिकल है, वो पढ़ेंगे बात खत्म हो जाएगी आपकी। तो बुक पढ़ने का तरीका क्या है? जो मैंने क्लास में पढ़ा दिया है, जो डिस्कस हमने कर लिया है और वो क्लियर है, उसको दोबारा बुक से रिपीट नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो एक्स्ट्रा है वो पढ़ना है। ठीक, किसी भी बुक में अगर आप इंस्टीट्यूट की बुक फॉलो ना करके कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कई बच्चों को होता नहीं सर मैं तो दूसरी बुक पढ़ूंगा, मैंने तो खरीद ली है, मम्मी ने कहा है, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, तो आप खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए, आपका पैसा है, आप जैसे मर्जी इस्तेमाल कीजिए। बट पॉइंट यहां पे मैं ये कहूंगा कि अगर आपको उन बुक्स में कुछ और मिलता है और मैंने क्लास में आपको कुछ बताया है, ठीक है, जिसमें दोनों में डिफरेंस है, अब क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि सर ठीक कौन है, आप ठीक हो या मैं, या वो बुक वाले अंकल ठीक है? तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको विश्वास करना है मेरे ऊपर, आंख बंद करके, क्योंकि देखिए बुक्स में चीजें अपडेट होती हैं 2-2, 3-3 साल बाद। मेरी बात समझ रहे हैं? और जो मैं आपको बता रहा हूं वो है अपडेटेड चीजें। तो अगर आपको मेरे पे फेथ है तो मुझे बार बार कमेंट में ये मत लिखिएगा कि सर बुक में तो ये लिखा है, चाहे वो हमारी यूपीएससी वाला की बुक हो, पीडब्ल्यू की बुक हो, डजंट मैटर, क्योंकि वो भी साल में एक बार अपडेट होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको मेरी बात पे विश्वास करना है। नहीं करना चाहते हैं तो भाई तो हार मर्जी, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये दूसरी बात ये है कि मान के चलिए क्लास में मैं आपको चीजों को बताऊंगा भी और आपको मैं लिखवाऊंगा भी, जिससे कि आपके नोट्स बन जाए। और ये मैं आपको बताऊं 300 से ज्यादा पेज के नोट्स आपके बन जाएंगे हमारी 50-55 क्लास के अंदर। ये तो पक्की बात है, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा कि सर नोट्स नहीं बनवा रहे हैं। नोट्स मैं इतने बनवा दूंगा कि आपको आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुद्दा है। तो पॉइंट ये है कि आपको दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना, और मैं आपको सिंपल सी बात करूं, विश्वास बना के रखिए तो काम सब बढ़िया से हो जाएगा। और क्लास करते हुए नाश्ता कीजिए,
ठीक है, चाय पीजिए, कुछ मर्जी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ध्यान, क्योंकि देखिए मेरे केस में आप लोगों को एक चीज तो बियर करनी पड़ेगी। मैं डेली क्लास में ब्रेकफास्ट करता हूँ, चाय मिलेगी, ठीक है, मुझे कुछ साथ में कुछ खाने को मिलेगा, तो बीच बीच में खाऊंगा भी, चाय भी पीऊंगा, ठीक है, जैसे अभी खाया था। उसके लिए आपको, अगर आपको भूख लगती है तो आप भी खा लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा आप, ठीक है, और मुझे दिख भी नहीं रहा। सर आप इकोनॉमी बेसिक से समझाएंगे? बैनर्जी बाबू, क्लास अभी स्टार्ट होगी ना, अभी तो मैं आपसे केवल आपको थोड़ा कंफर्टेबल कर रहा हूं अपने साथ, ठीक है, बट जब आप इकोनॉमिक्स मेरे से पढ़ेंगे और आपको चीजें समझ में आएंगी ना, आप कहेंगे सर वाह मजा आ गया। नाश्ते की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये गड़बड़ नहीं होगी, आपको बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा। आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो नीड टू रीड एनी एनसीईआरटी, ठीक है। आप अपना लोड मुझे दे दिए, मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा, अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, अगर आपको इकोनॉमिक्स समझनी है, तो बस आप मुझे ध्यान से सुनिए, ठीक है, और जैसे जैसे बता रहा हूं ना वैसे वैसे करते जाइए, क्योंकि भाई इतने सारे बच्चों को पढ़ा है, इतने सारे टॉपर्स हैं, वो अलग बात है बच्चे नाम नहीं लेते हैं एग्जाम क्लियर होने के बाद कि मुझे प्रतीक सर ने पढ़ाया, उसने पढ़ाया, मेरे उनकी वजह से एग्जाम्स क्लियर हुए, या फिर मुझे इस कॉन्सेप्ट में इससे फायदा हुआ, वो नहीं बोलते, और उससे देखिए फर्क भी नहीं पड़ता। वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, तो वही मुद्दा है। आप पढ़िए, एग्जाम पास कीजिए, चाहे आप बोलिए ना बोलिए, डजंट मैटर, द पॉइंट इज व्हाट, दैट यू शुड क्लियर द एग्जाम। मेरी बात समझ रहे हैं? अब एक भाई साहब लिख रहे हैं कि सर विल इट बी इनफ फॉर स्टेट सिविल सर्विस? देखिए स्टेट्स के सिलेबस अलग अलग होते हैं, ठीक। अब एक चीज लिख रहे हैं कि सर संजीव वर्मा सर की बुक कैसे? देखिए संजीव वर्मा सर मेरे मेंटर रह चुके हैं, मैं उनसे खुद पढ़ा हूं, तो उनकी जो बुक है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा मान के चलिए उनके चले जाने के बाद उनकी डेथ हो जाने के बाद उनकी बुक को 5 साल तक फ्री मैंने अपडेट किया है, तो उस बुक पे मेरा भी नाम आया करता था, पर अब मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपनी खुद बुक लिखी है मैंने अपनी, और मेरी बुक अभी या तो 1-2 सितंबर को आसपास वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, या फिर वो थोड़ा बाद में जैसे भी है वो आ जाएगी, ठीक है। तो मर्जी आपकी है कि आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, ऑलमोस्ट सेम है, बट हाँ मैं ये कहूंगा कि मेरी जो बुक आएगी वो तो टू दी पॉइंट है, क्योंकि मैंने केवल और केवल 350-400 पेज लिखे हैं बुक में, उससे ज्यादा नहीं है, और इतना क्रिस्प है कि आपको वो समझ में आ जाएगा। तो आई वुड से योर फर्स्ट प्रेफरेंस हैज टू बी यूपीएससी वाला बुक जो हमारे इंस्टीट्यूट की है, और अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, तो प्लीज मेरी वाली खरीदिएगा, ठीक है, कोई और परचेज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? दैट इज दी ओनली पॉइंट। अब बात आती है आगे हमारे टॉपिक से। अरे भाई बहुत सब, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा क्लास नोट सफिशिएंट है, मैं कहूंगा क्लास नोट्स के साथ आप लोगों को जो भी इंस्टीट्यूट के बुक्स हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ने हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि हम टॉपिक्स कौन कौन से कवर करेंगे। सर हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट दैट बुक? देखिए बुक कंप्लीट है, प्रिंटिंग में जा चुकी है, अब प्रिंटिंग आते ही उसके बाद लॉन्च प्रोग्राम करेंगे, और एकदम ऐसे हाथ फैला के, जैसे शाहरुख खान वाली मूवी में होता है ना, तो ऐसे करके एक वीडियो बनाया जाएगा, एक लॉन्च प्रोग्राम किया जाएगा, फिर उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा उसे। क्या दिक्कत है? अरे पीडब्ल्यू से तो कंपटीशन कोई है ही नहीं, मैं तो खुद पीडब्ल्यू का पार्ट हूं। मैंने बुक ही इसलिए लिखी है जिससे कि बच्चे जाने, और मैंने तो उसमें मेंशन किया दैट आई एम ए पार्ट ऑफ पीडब्ल्यू ओनली, ठीक है। रमेश सिंह, मैं आई विल नेवर रिकमेंड। मेरी बुक का नाम वही होगा, इंडियन इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बाय गुप्ता जी, यही नाम है। हाँ प्रिफेस में मेरा नाम है, वो मेरा ही है, वो मेरा ही प्रतीक गुप्ता का नाम है। संजीव वर्मा की बुक में अभी भी प्रिफेस में मेरा ही नाम आता है, मैंने ही लिखा है भाई वो। देखिए छोटी मोटी फैकल्टी नहीं हूं, काफी मोटी फैकल्टी हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम टॉपिक्स कौन कौन से कंप्लीट करने वाले हैं अपनी क्लासेस के अंदर। तो लिखिए टॉपिक्स, लिखिए। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन से, ठीक। दूसरा जो हम टॉपिक बात करेंगे वो होगा हमारा नेशनल इनकम, यानी कि उसमें हम बात करेंगे जीडीपी की, विल टॉक अबाउट दी जीडीपी, ठीक।
जब जीडीपी वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम बात करेंगे इसी में एक टॉपिक की जिसका नाम होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। ओके, फोर्थ टॉपिक हमारा होगा आरबीआई एंड बैंकिंग। तो यहां पे जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा आरबीआई एंड बैंकिंग। जब हमारा बैंकिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम बात करेंगे किस चीज की, उसके बाद हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट की बजटिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी हो जाएगा। देन सिक्स्थ टॉपिक उसके बाद हमारा होगा इन्फ्लेशन। सेवन टॉपिक हमारा हो जाएगा बच्चों कैपिटल मार्केट, यानी कि शेयर बाजार के बारे में बात करेंगे। बड़ा मजा आएगा आपको शेयर बाजार के बारे में जानने के लिए। एट्थ टॉपिक उसके बाद हमारा कैपिटल मार्केट के बाद होगा फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक सर, दिख नहीं रहा? कैसे नहीं दिख रहा भाई? सिर्फ ये चौथा नहीं दिख रहा होगा, आरबीआई एंड बैंकिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। द फोर्थ इज आरबीआई एंड बैंकिंग, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना पर्दा कर देता हूं, अब दिखेगा और ध्यान से। ठीक है, नौवां टॉपिक हमारा होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। वॉल्यूम फिर चली गई क्या? हेलो हेलो, अब तो ठीक है यार, ऐसे मत करो। ठीक, जो 10th हमारा टॉपिक है इसके बाद वो है हमारा DTAA एंड गार। आधे घंटे का टॉपिक है, निपटा देंगे फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 11वां टॉपिक इसके बाद जो है हमारा फिर हम गरीबी के बारे में देखिए, टॉपिक ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं ब्रॉडली आपको बता रहा हूं, प्लानर आपको मिला है उसके हिसाब से हम चलेंगे। अगला टॉपिक है हमारा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि देश में जो गरीबी है और बेरोजगारी है उसके बारे में बात की जाएगी। 12वां टॉपिक इसके बाद होगा हमारा इंडस्ट्री। 13th हमारा टॉपिक हो जाएगा इसके बाद एग्रीकल्चर। बहुत ही मजेदार टॉपिक है एग्रीकल्चर का। 14th टॉपिक एग्रीकल्चर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में WTO, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, एंड देन यहां पे हमारा हो जाएगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद 15वां टॉपिक हमारा हो सकता है लैंड रिफॉर्म्स। ठीक, 16वां टॉपिक हो सकता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद 17th टॉपिक है हमारा सब्सिडीज, जिसमें हम बात करेंगे फूड सिक्योरिटी की भी और PDS की भी बात करेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी बात करेंगे। ठीक है, और फिर 18वां टॉपिक लास्ट हो जाएगा हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो ब्रॉडली हमारे ये सारे टॉपिक हैं जो हमें क्लास में डिस्कस करने हैं। अब आप बोलेंगे कि सर हमारे जो टॉपिक हैं पब्लिक डेट, अतुल बाबू आपका डिस्कस होगा फिस्कल पॉलिसी के टॉपिक में, पब्लिक डेट हम कंप्लीट कर लेंगे। 5 ईयर प्लान क्वेश्चन बाबू ये हमारा कंप्लीट होगा फिस्कल पॉलिसी के अंदर, वो हो जाएगा। ठीक है, 5 ईयर हो गया सर, इकोनॉमी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अब पढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है सर। UPSC CAPF सिलेबस कवर होगा, देखिए बहुत कुछ कवर हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो तुम लोग। स्कीम्स वो भी आपकी पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक में कवर हो जाएंगी। ठीक है, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक में कवर हो जाएंगी स्कीम्स आपकी, और बहुत सारी चीजें हैं।
सर 5-6 में क्या है, नहीं दिख रहा। देखिए 5 में है फिस्कल पॉलिसी और 6 में है इन्फ्लेशन। ये 17 पे सब्सिडी है और 18 पे आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और चौथे नंबर पे है आरबीआई। एक काम करते हैं, यहां का कलर चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, इसे लिख देते हैं आरबीआई। ठीक है, ये तो बैंकिंग है और ये फिस्कल पॉलिसी है। अब तो समझ में आ रहा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा, टेंशन मत लो, वो भी बात करेंगे हम लोग। आप पहली बार पढ़ो, एक बार पढ़ोगे उसके बाद वो कहते हैं एक बार खरीदिए और बरतिए, बस एक बार पढ़िए, मजा आ जाएगा। बजट इकोनॉमिक सर्वे अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा। बजट इकोनॉमिक सर्वे में जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपकी डिस्कस हो जाएंगी इन्हीं क्लासेस के अंदर। ठीक है सर, डेली क्लास नोट से काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ये टॉपिक है सारे, और ये सारे के सारे टॉपिक्स वो हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने यहां पे नहीं दिया है, सो डोंट वरी अबाउट इट। सब कुछ इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस ओनली। देखिए अराउंड 100 घंटे लगेंगे कंप्लीट कराने में। 100 घंटे में कंप्लीट करवा दूंगा तो हो ही जाएगा, तो बस थोड़ा धैर्य रखिए। 100 घंटे पूरा कंप्लीट। WTO, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, IMF। अभी इलाहाबाद गया था तो वहां पे ऐसी बात करते हैं, ऐसे मुंह में पान होता है सबके, ऐसे करके बात करते हैं। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए आप लोग बुक्स बता दूंगा आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी होती हैं, दैट्स ऑल। सर क्या खा रहे हैं? देखिए जो चीज मैं खा रहा हूं उसमें भरपूर प्रोटीन है। ठीक है, बाकी आप समझ लीजिए क्या हो सकता है। वो मुझे पसंद नहीं है, केवल प्रोटीन की वजह से खाता हूं और कुछ नहीं है। रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे तो चलेगा। देखिए रिकॉर्डेड क्लास भी देखिए, मर्जी आपकी, देखिए वो कन्वीनियंस है आपके लिए। आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप लोग लाइव क्लास अटेंड कीजिए, बेटर रहेगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि किसी वजह से हम लाइव क्लास नहीं कर सकते हैं, मुझे रिकॉर्डेड करनी है, तो आप बाद में कर दीजिएगा। ठीक, इसके बाद जो 19वां टॉपिक है वो है हमारा मिसलेनियस, यानी कि जो भी कुछ बच जाएगा वो इधर उधर कंप्लीट हो जाएगा। क्या कहते हो, है नहीं? देखिए मेरी क्लास है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, जो पेपर 2 है उसमें काफी कुछ कवर हो जाएगा, और पेपर 1 में जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वो आपका काफी ठीक तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है। सब प्रीलिम स्पेसिफिक कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? देखिए पहले वाले जो टॉपिक है ना, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9वें नंबर तक टॉपिक है ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आई वुड से एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट इफ यू आर आस्किंग मी लाइक विच टॉपिक, कि व्हाट ऑल टॉपिक्स आर बीइंग मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो पहले 9 टॉपिक आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीलिम्स के ऑलमोस्ट 70%, 60 to 70% क्वेश्चन जो आपके प्रीलिम्स में आएंगे वो पहले 9 टॉपिक्स में से आएंगे, और 9वें के बाद जितने भी टॉपिक आपके बचते हैं वो मेनली आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्रीलिम्स में से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के टॉपिक में बहुत बार देखने को मिला है कि 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं प्रीलिम्स के अंदर। सो आई एम नॉट सेइंग कि अदर टॉपिक्स आर नॉट रेलिवेंट फॉर प्रीलिम्स। बेटा सिलेबस से डिस्कशन तो कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, ये आई एम डिस्कसिंग ओनली अबाउट द सिलेबस ओनली। तो ये सिलेबस ही है और कुछ नहीं है ये। अब तो पैसा ही पैसा सुनने को मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, माया, मोह माया। आयुष ये सिलेबस ही है बेटा, और क्या है। अब यूपीएससी का सिलेबस अगले अलग से मैं थोड़ी डिस्कस करूंगा। उसके लिए तो सिंपली आपको क्या करना है, यूपीएससी की नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए
और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, उसमें सारा सिलेबस, एग्जामिनेशन की स्कीम वगैरह सब कुछ लिखा है। होलिस्टिक तरीके से उसको पढ़िए, ठीक है। 2 घंटा की क्लास होगी, 2 घंटे की, और 10 मिनट कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसमें कुछ नहीं है। बुक में पार्ट 1 लिखा है, मतलब पार्ट 2 भी होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। आंसर राइटिंग देखिए, मैं आपको मेन से क्वेश्चन बताऊंगा और ये बताऊंगा उसके अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ठीक है। बाकी लिखना आपको है, मैं आपको आंसर राइटिंग नहीं लिखवाऊंगा। आई विल नॉट गिव यू द डिक्टेशन फॉर आंसर्स, बिकॉज यू हैव टू राइट ऑफ योर ओन, वो आपको सीखना है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। काफी लंबी बात हो गई है, काफी बेसिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करें, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? बोलिए। टीचिंग स्टाइल थोड़ा कैजुअल है, अच्छा। सही है बेटा, तुम खूब मीमीज बनाते हो हैं। टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर वो भी हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, बिल्कुल है। टेलीग्राम ग्रुप का मेरा नाम है, देखिए पहली बात, यूपीएससी में कोई वेटेज नहीं है किसी पर्टिकुलर उस चीज की, बट हाँ ये बता देता हूं, अगर आप इकोनॉमिक्स की वेटेज की बात करेंगे, अगर आप बात करते हैं इकोनॉमिक्स की प्री और मेंस में वेटेज की, तो प्री और मेंस में मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चंस गारंटी है आपकी, आपके इकोनॉमिक्स में से आएंगे ही आएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स में से आएंगे, ठीक, यानी कि आपका 15 to 20% ऑफ द पेपर विल कम फ्रॉम इकोनॉमिक्स। और मेंस में आउट ऑफ 1000 मार्क्स, क्योंकि आपके जीएस के 4 पेपर होते हैं 250 नंबर के, तो 1000 में से अराउंड 150 to 180 मार्क्स, 150 to 180 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स में से होंगे। 10-20 ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है, वो चल जाएगा आपका। तो इकोनॉमिक्स इज समथिंग दैट यू पीपल कैन नॉट स्किप। ये तो पढ़नी ही पड़ेगी, समझनी ही पड़ेगी बाबू, ऑप्शन नहीं है आपके पास। बात समझ रहे हैं मेरी बात, तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अब बात आई टेलीग्राम की। टेलीग्राम चैनल का मेरा नाम है, आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, PRATIK गुप्ता 2001। अब आप कहेंगे सर 2001 क्यों है, आपके मन में बात आएगी। 2001 बच्चों इसलिए है कि 2001 में मैंने इंटरनेट सीखा था। जब आप, हो सकता है आप में से कुछ चिंगू पुंगू आप में से कुछ पैदा भी नहीं हुए होंगे उस टाइम, तो उस टाइम मैंने इंटरनेट सीखा था। तो जब इंटरनेट सीखा और जब ईमेल आईडी बनाई तो उसमें 2001 ही डाल दिया और बन गया। तो वही 2001 का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, बार बार पुनः इस्तेमाल किया जा रहा है उसका, ठीक है। तो प्रतीक गुप्ता 2001 के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। हमें ज्वाइन कर लो, मिलके मिर्जापुर चलाएंगे, समझ रहे मेरी बात। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की बुक पवन आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, यही मेरा ईमेल एड्रेस भी है, प्रतीक गुप्ता 2001@gmail.com। आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, क्या आपको बुक की लिस्ट भेज दूंगा मैं आपको। देखिए मैं इलाहाबाद से नहीं हूं, मैं हूं पुरानी दिल्ली चांदनी चौक का रहने वाला हूं। मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं मेरा बचपन बीता। दिल्ली 6 आप लोगों ने सुना होगा, मैं वहीं पे बेसिकली पैदा हुआ, बड़ा हुआ। जिस हॉस्पिटल में मैं पैदा हुआ उस हॉस्पिटल का नाम था मछली वाला हॉस्पिटल। इनफैक्ट उस हॉस्पिटल का असली नाम है कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल, जामा मस्जिद के पास ही है। तो वहाँ पे हम पैदा हुए, फिर वहाँ पे खेले कूदे आसपास, जहाँ पे हमारा घर था चांदनी चौक में, वहाँ बड़े हुए। फिर उसके बाद दिल्ली में ही रह रहे हैं। तो कहते हैं बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। वो था ना एक वो सीरियल, एक दो सीरियल आता था, भाभी जी घर पे हैं, कौन सा था मुझे याद नहीं है, जिसमें वो डायलॉग था बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। तो वही मान लीजिए जब से पैदा हूँ दिल्ली में रह रही हूँ। हाँ मेरी वाइफ है वो इलाहाबाद से है, ठीक है। सर प्लीज डोंट इग्नोर, किसको इग्नोर किया मैंने, बताइए मैंने। अरे हम तेंदुलकर का है, तेंदुलकर तो भारत रत्न है भाई।
हम तो कुछ भी नहीं है। जी, हमारा ससुराल इलाहाबाद से है। अगर आप में से कोई इलाहाबाद से हो तो इलाहाबाद में एक जगह है जिसका नाम है फाफा माऊ, वहीं पे। बेटा मेंस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब कुछ यहां पे इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने किसी को इग्नोर नहीं किया। अब जब कमेंट्स ऐसे तेज भागते हैं तो छूट जाता है, क्या करो। इंक्लूसिव ग्रोथ आपका फिस्कल पॉलिसी में कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। एनसीईआरटी मत पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है, मैं एनसीईआरटी करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। व्हाट इज ओजी, व्हाट इज ओजी ऑफ इकोनॉमिक्स, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस ओजी, ठीक है। देखिए मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया यूपीएससी का, 4 बार प्रीलिम्स दिया, 4 बार मेंस दिया, 2 बार इंटरव्यू दिया। प्रभु की माया, नहीं हुआ, कहीं धूप कहीं छाया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग बहुत हो गया। नाउ वी पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन। चलिए अब हम बात करेंगे, अब आप लोगों को दे रहा है ध्यान यहां पे, और अब आप लोगों को सुननी है मेरी बात। ओके, यू पीपल नीड टू लिसन टू मी एंड देन आफ्टर दैट यू विल एंजॉय। अरे बीच बीच में बहुत बात करेंगे यार, डोंट वरी, बहुत बात करेंगे, तभी तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। चलिए देखिए, इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है ये आधारित है या ये बेस्ड है रियलिटी से, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो हमारा बेस्ड है रियलिटी के ऊपर। रियलिटी समझते हैं, वास्तविकता पे ये डिपेंड करता है, क्योंकि 2 तरह की चीजें हैं, 2 तरह की चीजें हैं। जैसे एक जो हमने लिखा है, यानी कि जो हमने एक चीजों को लिखा है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कहते हैं ना आइडियल सिचुएशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। जैसे कहते हैं, एक कहावत ले लीजिए, अर्ली टू बैड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी कि जल्दी सोना, जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है, इंसान को हेल्दी बनाता है और एक अच्छा इंसान बनाता है। आप लोग समझते हैं इस बात को? तो देखिए ये तो लिख के चले गए बड़े बूढ़े। अब हर कोई अपनी लाइफ में इस कहावत को या इस सेइंग को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट करता है, यानी कि ये हर किसी इंसान के लिए डिफरेंट है। अब आप जानते हैं कि ये पॉइंट, जैसे हम लोग कहते हैं, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं देर से सोना देर से उठना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरी बात समझ। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग फनी कहावतें बना दी हैं, ठीक है। अर्ली टू बैड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन प्लस वुमेन प्लस थर्ड जेंडर ऑल्सो हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब ठीक है बच्चों, अब तो प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो पॉइंट ये है कि एक चीज लिखी गई है, यानी कि एक चीज जो बनाई गई है, देन आफ्टर दैट उसका इंप्लीमेंटेशन। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स इज बेसिकली अ थ्योरी। इकोनॉमिक्स है एक थ्योरी जो लिखी गई है किसके द्वारा? इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रियों के द्वारा। यानी कि कुछ लोग जब बहुत सोचते हैं समझते हैं तो वो लोग उस बात को लिखते हैं। जैसे किसी भले इंसान ने जो कहावत लिखी वो लिख के चले गए। अब बात यह आती है कि जब हम इस इकोनॉमिक्स को इंप्लीमेंट करते हैं हर देश में, आप जानते हैं हर देश में रहने वाले लोग अलग अलग तरीके के, भांति भांति तरह के लोग हमारे पास होते हैं। ना मेरा यहां पे कहने का मतलब कलर से है, ना हाइट से है, ना वेट से है। मेरा मतलब कहने का यहां पे केवल है इंसान से, ठीक है। इंसान में सब कुछ इंक्लूड आपका हो जाता है, ठीक। यानी कि जब अलग अलग देशों के अंदर इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है, तो मैं आपसे कहूंगा पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, 150, 200, 250 जितने भी देश हैं, आप चेक कर लीजिएगा एग्जैक्ट नंबर,
उनमें हर जगह सेम इकोनॉमिक्स यानी कि सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सेम सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब उस सब्जेक्ट को पढ़ के जब हम देश में अपने इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है या बन जाती है क्या, ये बन जाती है इकोनॉमी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जैसे हम बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, साउथ कोरियन इकोनॉमी, पाकिस्तानी इकोनॉमी, श्रीलंकन इकोनॉमी, बांग्लादेशी इकोनॉमी, हम अलग अलग देश के साथ इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये है सब्जेक्ट। मेरी बात समझ रहे हैं? और जब इस सब्जेक्ट का इंप्लीमेंटेशन किया जाता है तो ये बन जाती है इकोनॉमी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सो कहने का मतलब क्या, अगर आपसे कोई पूछता है इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप बोले इकोनॉमिक्स इज अ फील्ड ऑफ स्टडी। एंड व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन अ कंट्री, एंड देन यू विल गेट अ इकोनॉमी लाइक इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी एंड द अदर। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो जैसे आप लोगों ने कहावत पढ़ी, वो कहावत है, और जो आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया वो रियलिटी है। सेम तरीके से ये सब्जेक्ट है, ये इंप्लीमेंटेशन है। मेरी बात समझ रहे हैं? दिस इज व्हाट वी हैव। तो दो जो बेसिक शब्द हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस क्या है, वो है ये इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। कभी भी अपने पेपर में लिखते हुए इंडियन इकोनॉमिक्स मत लिख दीजिएगा, 100% गलत स्टेटमेंट मानी जाएगी आपकी, वो सही नहीं मानी जाएगी, वो गलत स्टेटमेंट है आपकी। मेरी बात समझ रहे हैं? अब सुनिए, इकोनॉमिक्स होती क्या है। अब मैं आपको समझाता हूं इकोनॉमिक्स होती क्या। अभी मैं किसी देश के बारे में बात नहीं कर रहा, अब मैं बात करूंगा सब्जेक्ट के बारे में, फिर इसकी बात करेंगे देश के बारे में। अब सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से, मजा आएगा, पक्की बात है। जब मैं बात करता हूं इकोनॉमिक्स की, देखिए आप लोग जानते हैं, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देता हूं आपको, आपको समझ कनेक्ट कर पाएंगे। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे मास्टर साहब होते हैं, टीचर साहब, ठीक है, वो हमें पढ़ाते हैं। सामने बहुत सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहां पे बैठ के इनको सुन रहे हैं, ठीक। आप जानते हैं उन्हीं बातों को सुन के जो इतने सारे स्टूडेंट्स यहां पे बैठे हैं, जब इनकी बातों को सुनेंगे, इनमें से कोई टॉपर बन जाएगा और इनमें से कोई फेल हो जाएगा। कहते ना फेल हो गया, इनमें से कोई फेल हो गया, ठीक। वही चीजें सुन रहे हैं। अब आप ही में से कितने सारे स्टूडेंट जो क्लास देख रहे हैं, हजारों, ठीक है, आप में से कोई एग्जाम क्लियर कर जाएगा, टॉप कर जाएगा, किसी का केवल प्रीलिम्स क्लियर होगा, केवल कोई प्रीलिम्स और मेंस दोनों कर लेगा, और हो सकता है आप में से किसी का कुछ भी क्लियर ना हो। मैं नहीं चाहूंगा कभी, पर मैं चाहूंगा आप सबका एग्जाम क्लियर हो, बट आप जानते हैं कि इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ऐसी चीज नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब यहां पे क्या है कि आप लोगों को, ठीक है, सेम चीजें पढ़ के कोई टॉप कर जाएगा, कोई टॉप नहीं कर पाएगा, कोई पास नहीं कर पाएगा, डिफरेंट मुद्दा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, ये जो सब्जेक्ट है, इसको पढ़ के कोई देश इसका इस्तेमाल करके कोई तो डेवलप कंट्री बन जाएगा, कोई डेवलपिंग रह जाएगा, और कोई यहां पे गरीब यानी कि पुअर देश, जिसे आप बोलते हैं ना थर्ड वर्ल्ड कंट्री, लीस्ट डेवलप कंट्री, वो रह जाएगा। जबकि पढ़ वही सब सेम रहे हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड के पास, हर कंट्री के पास नॉलेज सेम है, परंतु जब वो उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो अलग अलग तरीके से काम करने की वजह से कोई बेहतरीन बन जाता है, कोई बेहतरीन नहीं बन पाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब सुनिए आगे। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है, वस्तुएं और सेवाएं
हमें बनानी है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का मतलब टीवी, फ्रिज, एसी, कंप्यूटर, पर्दे, आप कह सकते हैं चेयर, लैपटॉप, ठीक है, सोफा, अलमारी, जो भी चीज आप छू सकते हैं, ठीक है, टच करके महसूस कर सकते हैं, वो है आपका गुड्स। और सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, मोबाइल पे बात, जो क्लास ऑनलाइन चल रही है, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज, ये क्या है, दीज आर सर्विसेज। तो हर देश में यही होता है। और ये गुड्स एंड सर्विसेज कैसे आपको दी जाएंगी, गुड्स एंड सर्विसेज कैसे, अब देखिए इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा ना इस गुड्स और सर्विसेज के चारों तरफ घूमता रहता है। इकोनॉमिक्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के चारों तरफ घूमता रहता है कि इन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाओ और जनता को दे दो। मेरी बात समझ रहे हैं? अब देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं क्या, रिसोर्सेस, जिसे आप बोलते हैं हिंदी में संसाधन, उनको आप बोलते हैं संसाधन। ठीक, संसाधन क्या होते हैं? किसी भी देश में 4 तरह के संसाधन यानी कि रिसोर्स होते हैं, जिसे आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि इन चारों का इस्तेमाल करके आप वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे, और 4 रिसोर्सेज हैं कौन कौन से? वो हैं हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो 4 रिसोर्सेज हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। भूमि, लेबर आप जानते हैं श्रमिक, पूंजी, और आपका ये कह सकते हैं बिजनेसमैन, जो भी आपका नाम है। सो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब देखिए लैंड में सब कुछ आ गया, क्योंकि आप जानते हैं लैंड मतलब जो हमारी जमीन है प्लस उसके अंदर जो भी संसाधन है, चाहे आप एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए, चाहे आप कोल की बात कर लीजिए, चाहे क्रूड ऑयल की बात कर लीजिए, चाहे आप सोने की, चांदी की, जिस मर्जी की बात कर, जो भी लैंड से जुड़ा हुआ है वो सारा यहां पे आ गया। ठीक है, तो यहां पे मैं अलग अलग से रिसोर्स के नाम लिखूं। लैंड मतलब ऑल द रिसोर्स विच आर अंडर और ओवर द लैंड, वो सारे के सारे आ गए आपके। लेबर हो गए हम और आप लोग, जैसे मैं कहूंगा आई एम अ लेबर बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ लेबर। ठीक है, पर मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं लेबर नहीं हूं, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग एज एन एम्प्लॉई। ठीक है, इन पीडब्ल्यू आई एम वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर, आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट इन फिजिक्स वाला। ठीक है, तो मैं बिजनेस करता हूं जिसमें लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता हूं और वो मुझे उसके लिए पेमेंट करते हैं। सो आई एम एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, कैपिटल यानी कि अगर मुझे क्लास करनी है, मुझे अपने घर पे काम करना, तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, उसके लिए क्लासरूम चाहिए, उसके लिए मुझे काम करने के लिए लोग चाहिए। और लेबर यानी कि जिन लोगों से मैं काम करवा रहा हूं वो मेरे लिए लेबर है। ठीक, तो कहने का मतलब है इन 4 रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप कुछ भी बना सकते हैं। कुछ भी सोच के देखिए, अगर मुझे बनाना है सोफा, लकड़ी चाहिए, कहां से आएगी? लैंड से। बनाने के लिए क्या चाहिए? लेबर। और एक शोरूम जिसमें वो बिकेगा यानी कि बिजनेसमैन, वो रहिए, और उसके लिए पैसा तो चाहिए चाहिए हर जगह। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या है, इन 4 रिसोर्सेज से आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आप बात करेंगे बैंकिंग की। सोच के देखिए थोड़ा सा ना, जब आप आंख बंद करके कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सर ठीक कह रहे हैं, कि इन 4 रिसोर्सेज से हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अपने इर्द गिर्द देखिए, जहां पे भी आप बैठे हैं, जहां पे भी आप लेट के क्लास देख रहे हैं, ठीक है, जो भी आप जिस तरह भी आप पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम, अपने आसपास देखिए क्या क्या रखा है, और देख के ध्यान दीजिए कि क्या उन चीजों को, इन 4 के अलावा किसी और चीज की जरूरत है? सोच के देखिएगा, 10 सेकेंड आंख बंद करके देखिए और सोचिए उसके बारे में कि आसपास जो चीजें रखी हैं, क्या हमें किसी और चीज की जरूरत है इन 4 के अलावा? आपका आंसर आएगा नहीं सर, हमें इन 4 के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। हमारा काम आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, हमारी वो जो भी हमारे पास आसपास है वो चीजें हमारी बन जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये रिसोर्स हमें चाहिए।
ठीक, अब सुनिए, जब मैं आगे बात करता हूं, अब एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मुझे लकड़ी का काम आता है। थिंक अबाउट इट बेटा, वाटर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लैंड, क्योंकि वो लैंड के ऊपर है और लैंड के नीचे भी है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ दिस ओनली। लाइब्रेरी की बात करेंगे, लाइब्रेरी में देखिए जो भी सामने आसपास चीजें लिखी हैं वो सारी की सारी आपकी क्या है, वो यही है। एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है, जैसे पीडब्ल्यू के ओनर है अलग पांडे, तो ही इज एन एंटरप्रेन्योर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करेंगे रतन टाटा, ही इज एन एंटरप्रेन्योर, वो बिजनेसमैन है, जो इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके आपको चीजें बना के दे रहे हैं। मेरी बात बता रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप, कि वो इन चीजों का इस्तेमाल करके आपको चीजें बना के दे रहे हैं। और मैं एग्जांपल दूं आपको, आनंद महिंद्रा, महिंद्रा ऑटो, जो आजकल ना स्कॉर्पियो आप लोग चलाते हैं, वही वाली गाड़ी की बात कर रहा हूं मैं। बेटा प्लास्टिक कैसे, प्लास्टिक किस चीज से बनता है, अलग अलग रिसोर्सेज से, ठीक है। जो भी हमारे पास प्लास्टिक मटेरियल है वो भी अर्थ पे अवेलेबल है ना, तो उसको हम कैसे बनाते हैं, अलग अलग तरीके से। स्किल इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, एंटरप्रेन्योर और लेबर, इन दोनों में आगे नहीं आ गया। टेक्नोलॉजी कहां से आया, टेक्नोलॉजी बेटा ह्यूमन बीइंग ने बनाई है, हमने बनाई है। सो व्हाट आई एम सेइंग, हु इज मेकिंग टेक्नोलॉजी, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर्स आर टुगेदर मेकिंग टेक्नोलॉजी। यानी कि ये थोड़ी उसके लिए कुछ मशीन यूज होंगी, वो किस में आएंगी बेटा, मशीन ह्यूमन बीइंग ने बनाई है, वो धरती के नीचे से प्रकट नहीं हुई है, ठीक है। मशीन बनाई है किसने, लोहे से। लोहा कहां मिला, आयरन ऑर से। आयरन ऑर में मिलाया कोल, उसको कर दिया गर्म और बन गया लोहा, और उसको शेप दी किसने, एंटरप्रेन्योर और लेबर ने, ठीक है। ओनर देखिए ओनर ही तो है जिसने काम करा है, तो वो एंटरप्रेन्योर ही तो कहलाएगा। बेटा मार्केट कौन बनाता है, मार्केट इज अ प्लेस वेयर यू सेलिंग थिंग्स, तो वो ह्यूमन बीइंग ने बनाई है। बात समझे आप मेरी, नहीं समझे। कैपिटल का मतलब पैसा, पैसा पैसा, बिना पैसे के कोई काम हो सकता है क्या। अगर मैं इंस्टीट्यूट चलाने की बात करूं तो क्या उसके बिना चल जाएगा। बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। लखन भाई, लखन, लखन लाल सागर, माय नेम इज लखन, वाह वाह, ठीक है जी, गुड, समझ में आ गया, मतलब काम हो गया। अब सुनिए मेरी बात, मान लीजिए मुझे लकड़ी का काम आता है, वुड का। मैंने एक लकड़ी का बड़ा सा एक टुकड़ा लिया और उससे मैंने कहा मैं अपने लिए एक सोफा बनाऊंगा, मैं अपने लिए एक सोफा बनाऊंगा। मैंने काम करना स्टार्ट किया और मैंने एक प्यारा सा बढ़िया सा सोफा बना दिया, बन गया, और मैं सोफे पे ऐसे बैठ गया, ठीक है। अब मैं आराम कर रहा हूं, उस पर बैठा हूं, सो रहा हूं, लेट रहा हूं, उस पर पढ़ाई कर रहा हूं, जो मर्जी कर रहा हूं, मेरा सोफा तैयार है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा क्या है, मैंने बड़ी सी कंपनी खोली और उसमें हजारों लाखों सोफे बनाए और दुनिया भर के लोगों को मैंने बेचे, ठीक है। मैंने दुनिया भर के लोगों को सोफे बेचे, यानी कि अब मैं अपने लिए नहीं, अब यहां पे मैं क्या है, यहां पे मैं आई माई मी, मेरे लिए काम कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे काम कर रहा हूं, वी आर अस, समझ रहे समझ रहे समझ रहे। तो अब मैं काम कर रहा हूं सोसाइटी के लिए, दुनिया भर के लोगों को सोफा बना के दे रहा हूं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। द पॉइंट इज व्हाट, दैट नाउ आई एम वर्किंग फॉर सोसाइटी। तो इकोनॉमिक्स मुझे सिखा रही है रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके गुड्स बनाना। तो उसमें दो तरीके से, अपने लिए या फिर जनता जनार्दन के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं। तो देखिए दो ही तरीके से काम हो सकता है ना। आप देखते हैं कि जब आप अपने लिए करते हैं तो अपने लिए करते हैं, और जब दुनिया के लिए करते हैं तो आप जानते हैं फिर आप बन जाते हैं क्या, आप बन जाते हैं बिजनेसमैन, ठीक है। यू बिकम एंटरप्रेन्योर, यू बिकम बिजनेसमैन, ठीक। अब इन दोनों चीजों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पे जब मैं अपने लिए काम कर रहा हूं तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो, ठीक है।
और जब यहां पे मैं सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूं तो इसको भाई लोगों आप नाम दोगे मैक्रो। मेरी बात समझ रहे हैं कि जब हम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके इंडिविजुअल अपने तक ही काम को सीमित रखते हैं, रिसोर्सेस का इस्तेमाल अपनी जरूरतों को, इंडिविजुअल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है, तो उसे आप बोलते हैं क्या? माइक्रो। इसे आप बोलेंगे मैक्रो। यानी कि मैक्रो क्या है? ग्रुप, सोसाइटी, ग्रुप, सोसाइटी, स्टेट, नेशन, वर्ल्ड, ये हो गया यहां पे। और यहां पे हो गया मैं अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में सोफा बनाता हूं। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का है क्या? रिसोर्स। तो जब आप इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हो उसे आप बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और यहां पे इसे आप बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है? तो इंडिविजुअल इज माइक्रो एंड ग्रुप इज मैक्रो। मेरी बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है कि हमें अपनी क्लासेस में बात करनी है क्या? हमें अपनी क्लासेस में क्या बात करनी है? हमें सीखना है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो हमारा फोकस रहेगा इस वाले पार्ट पे। हमारा फोकस किस पे रहेगा? हमारा फोकस रहेगा इस वाले पार्ट पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्लास में पढ़नी है। तो ध्यान रखिए, मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा क्या? मैं क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है? माइक्रो के ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट हमारे यूज होंगे, माइक्रो के कॉन्सेप्ट डेफिनेटली यूज होंगे, परंतु मेन फोकस हमारा मैक्रो पे रहेगा। ठीक है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करके जब मैं इंडिया में उसको इंप्लीमेंट करूंगा तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? वो बन जाएगा हमारा इंडियन इकोनॉमी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा, अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा बाई चांस, मान लीजिए कि मैं निकला गड्डी लेके और पहुंचा एक जंगल में। ठीक है? अब जंगल में जाके मैंने क्या किया, एक पेड़ देखा, बहुत बड़ा सा, बहुत बड़ा पेड़ था भाई, और उस पेड़ को मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। और मैंने देखा कि भैया ये पेड़ तो 150 साल पुराना है, इस तरीके का पेड़ है, इसकी ऐसी पत्ती है, ऐसा फूल है, फलाना ढिमकाना, ये मैंने स्टडी किया। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक पेड़ की स्टडी कर रहा हूं, माइक्रो बोलेंगे। अब मैंने कहा मुझे ये जानना है इस जंगल में किस तरह के पेड़ हैं। मैंने क्या किया, एक हेलीकॉप्टर मंगाया। हेलीकॉप्टर में बोला मैंने, हेलीकॉप्टर अंकल आप स्टार्ट कीजिए और मुझे एक पूरा जंगल का चक्कर लगवाइए। उन्होंने हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया, मुझे बिठाया, और बिठा के मैं अब ऐसे नीचे 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 पूरे जंगल का भ्रमण कर रहा हूं और देख रहा हूं कि जंगल में किस किस तरह के पौधे हैं, पेड़ हैं, ये सब मैं देख रहा हूं। ठीक है? अब जैसे मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि जंगल में इस तरह के मेनली पेड़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अब मैंने ओवरऑल जंगल की स्टडी की है, तो उसे आप बोलेंगे मैक्रो स्टडी ऑफ जंगल, जहां होता है मंगल। मेरी बात समझ रहे हैं? तो माइक्रो इज वन इंडिविजुअल, मैक्रो इज ग्रुप, कंप्लीट थिंग। मेरी बात समझ रहे हैं? सो मैक्रो माइक्रो में फर्क आपका ये है। तो इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है रिसोर्सेस के बारे में पढ़ना, उनका इस्तेमाल करना। ठीक है? अब इकोनॉमिक्स हमारी क्या बोलती है? इकोनॉमिक्स हमारी बोलती है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसको आप 3 तरीके से इस्तेमाल कीजिए। ठीक है? यानी कि 3 चीजों को ध्यान रखिए जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे, और वो है 3 E's। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 E's? 3 E's का मतलब है यहां पे 3 E के बारे में। ई ई ई, समझ रहे आप? ठीक है? 3 E का मतलब हो गया है, यहां पे जो आपका मतलब है वो है इकोनॉमी, एफिशिएंसी, और तीसरा है यहां पे इफेक्टिवनेस।
इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अरे चिंता मत करो, भी लिखवा दूंगा, टेंशन ना लो, पहले समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, मैं सब लिखवा दूंगा, आप टेंशन की बात नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है, 3 वर्ड है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी का मतलब होता है कि कोई भी आप काम करें तो उसे कम से कम खर्चा करके बेहतरीन तरीके से उसे पूरा कर दें। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे इंस्टीट्यूट जाना है ऑफलाइन क्लास करने के लिए, मेरे पास ऑप्शन है गाड़ी का, हेलीकॉप्टर का और मेट्रो का। पैदल नहीं जाऊंगा, बहुत दूर है, ओके, पैदल मत बोलिएगा, मुझे पता आप में से कोई सोच लेता पैदल चले जाओ। तो मेरे पास ऑप्शन है अलग अलग तरीके से इंस्टीट्यूट जाने के, तो मैंने कहा मेट्रो से जाऊंगा, कॉस्ट इफेक्टिव है और टाइम भी कम लगेगा। यानी कि मैंने क्या किया, इकोनॉमिकल तरीके से काम को पूरा किया। ठीक है जी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब जब आप कुछ काम करेंगे, जब आप कुछ काम करेंगे तो उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे आप। ठीक है, जैसे आप देख खाना खा रहे हैं, आधा गिरा रहे हैं आधा खा रहे हैं, जैसे शादी पार्टीज में होता है, खूब वेस्ट होते, खूब वेस्ट, उसमें एफिशिएंसी कुछ नहीं है, वहां पे केवल वेस्टेज होती है। गुलाब जामुन लिया, एक बाइट का, ना अच्छा नहीं है, फेंक दे, फेंक दिया। कचौड़ी पापड़ी ली, जरा सा खाया, अरे नहीं मजा नहीं आ रहा, चटनी कम है, फेंक दे, अरे चटनी और डलवा ले भाई। ठीक है, फिर स्नैक्स वाला आया, 6 तरह के स्नैक्स है, आपने ले लिए, 2-4 खाए, बाकी फेंक दिए, वो क्या है, वो एफिशिएंट नहीं है, वो रिसोर्सेज का वेस्टेज है। ठीक है, यानी कि आपको एफिशिएंट तरीके से काम करना है। इफेक्टिव, जिस समय पे काम कंप्लीट करने के लिए बोला गया है आपने उसको कंप्लीट उतने समय में कर दिया। क्योंकि देखिए, अगर मैंने 50 घंटे की, मैंने 100 घंटे की क्लासेस अगर 100 घंटे में ना करके 110 में करी, 5-10% ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, अगर मैंने 100 घंटे के लिए 150 घंटे में करी तो उसमें आपका भी टाइम वेस्ट हुआ, मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ, और जो इतने रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का, इंटरनेट का, बाकी चीजों का, वो भी आपके वेस्ट हो गए। मेरी बात समझ रहे? तो कहने का मतलब क्या है कि इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि अगर एक काम 10 दिन में आपको होना चाहिए और हो सकता है तो 10 दिन में उसे कीजिए, उसे 12, 15, 20 दिन में मत कीजिए। जैसे अब जैसे हमारी सरकारों का क्या होता है, रोड बनानी है, 5 लाख करोड़ का बजट है, 6 साल में पूरा करेंगे, गवर्नमेंट ने 6 के 12 साल कर दिए और 5 के 10 लाख करोड़ हो गए। तो ये क्या है, इफेक्टिव तरीका नहीं है काम करने का, ये रिसोर्सेज का वेस्टेज है। तो इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि बच्चों, बेटा, भाई साहब, रिसोर्सेज हैं क्या, लिमिटेड। ये बोलते हैं स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज है हमारे लिमिटेड, और लिमिटेड चीजों का इस्तेमाल तो और भी बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देते हैं ना, कहते हैं कि अब मेरी लाइफ में तो ना भरपूर प्यार है क्योंकि मेरे पास मल्टीपल दोस्त हैं। यानी है अगर भरपूर है तो उस केस में क्या होता है, आप कहते हैं चल यार एक आधा चला भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, जान दे। वहीं पे अगर आप कहते हैं कि मेरे पास तो यार दोस्त ही 1 या 2 हैं और अगर वो उसमें से कोई चला गया तो मेरी लाइफ में तो मेरी बैंड बज जाएगी। ठीक है, आप ऐसे कहते नहीं, कहते यार अगर मेरे तो 1-2 दोस्त हैं, अगर वो चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, हर देश में देखिए लैंड सीमित है क्योंकि हमारे यहाँ बाउंड्री है, धरती के नीचे क्या है क्या नहीं है वो भी लिमिटेड है, जनता आप जानते हैं किसी देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे हमारे देश की बात करें, किसी में पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, कहीं पे अच्छे आपके बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है, कहीं पे एंटरप्रेन्योर्स आपके नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यहां पे क्या है कि ये रिसोर्स है लिमिटेड, और लिमिटेड चीज का इस्तेमाल अगर आपने ठीक से नहीं किया और जब आपने चैन से सोना अगर आप नहीं जागे तो मान के चलिए गड़बड़ हो जाएगी। 1 सेकंड दीजिए, कोई 4 बार फोन कर चुके हैं भाई साहब, कौन है जरा, लेट मी चेक। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आ जाइए दीदी आ जाइए। 219 गेट नंबर 4 के पास है, वही जो आगे थोड़ा बढ़ेंगे आप। 3rd फ्लोर, 3rd फ्लोर।
ओके जी, सॉरी बच्चों, गड़बड़ हो गई। नहीं, गड़बड़ नहीं हुई, कोई आंटी थी। सुनिए, अच्छा म्यूट नहीं किया मैंने, अरे गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। सुनिए, कोई बात नहीं, आ जाइए, मुझे क्या दिक्कत है। भाई घर में रहता हूँ, चांद पे थोड़ी रहता हूँ जो आने में दिक्कत होगी आपको। आप आइए, आते हैं दोस्त मेरे, सुन लो यार, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, इनका इस्तेमाल करना है हमें ठीक तरीके से, और अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हो जाएगी गड़बड़। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट चीज क्या है। अरे यार, फिर से दीदी फोन कर रही हैं, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, सॉरी, अब सुनिए। तो मैं आपसे यही कह रहा था, अब एक देश जिसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूंगा तो आपको बड़ा मजा आता है, मुझे पता है हमारे देश के लोगों को बड़ा मजा आता है, और वो क्या है, वो ये है, हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है पी, पाकिस्तान। ठीक है, हमारे एक पड़ोसी देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो देश का एरिया है, ठीक है, पाकिस्तान देश का जो एरिया है, उसको कंपेयर कीजिए एक और कंट्री से, का नाम है साउथ कोरिया। ठीक है, एक कंट्री है साउथ कोरिया, ऑलमोस्ट काफी बराबर बराबर सा एरिया है। अब देखिए, दोनों देशों के पास अपने अपने रिसोर्सेज हैं और सेम इकोनॉमिक्स वो लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मैं कभी भी कंपैरिजन करूंगा उस हिसाब से कि देश का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो ऑलमोस्ट बराबर हो, ज्यादा कम ना हो, क्योंकि देखिए अगर ऐसा करेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, इन दोनों देशों की अगर आप बात करें, देखिए अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, तो अगर यहां पे हम देखें और यहां पे हम सर्च करें पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान हमने सर्च किया, थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस कम करते हैं जिससे कि आप लोगों को सही से दिखाई दे, और जो मैं आपको समझाना चाहता हूं आप समझ पाए। ये देखिए, पाकिस्तान जो देश है उसका एरिया अगर आप देखेंगे तो उसका एरिया है करीब करीब कितना 881,913 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसका जो एरिया है पाकिस्तान का वो है आपका 881,913 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, और पाकिस्तान का जो जीडीपी है, जो पाकिस्तान का जीडीपी है वो है आपका 1.6 ट्रिलियन। जीडीपी का मतलब क्या है कि देश में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों का इस्तेमाल करके, इन चारों का इस्तेमाल करके आपने क्या किया है, आपने बनाया गुड्स एंड सर्विसेज, और उन गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू है 1.6 ट्रिलियन की। वहीं पे देखिए, अगर मैं यहां पे एक और कंट्री का नाम सर्च करूं, और उस कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के बारे में अगर हम देखें और हम विकिपीडिया पे जाके इसके बारे में कुछ पढ़ने की कोशिश करें तो आपको देखने को मिलेगा कि साउथ कोरिया का जो एरिया है वो आप मान के चलिए पाकिस्तान से बहुत कम है। पाकिस्तान का एरिया आपने देखा, पाकिस्तान का एरिया है 881,913 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि साउथ कोरिया का एरिया कितना है 100,363 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि उनसे 8 गुना छोटा है। ठीक है, 7 गुना 8 गुना छोटा है। पर वहीं पे अगर आप साउथ कोरिया के जीडीपी के बारे में देखेंगे तो साउथ कोरिया का जीडीपी देखिए, उनसे इतना छोटा होने के बावजूद भी उनका जीडीपी 1.7 ट्रिलियन है।
यानी कि देश का भौगोलिक क्षेत्र देखिए उनसे कितना कम है, परंतु उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करके उन्होंने इनसे कहीं ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप कि दे हैव मेड मोर देन दिस गुड्स एंड सर्विसेज इन कंपैरिजन टू व्हाट पाकिस्तान हैव मेड। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब क्या है, जब इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे तो हो सकता है आप अपने देश को एक बहुत ही बेहतरीन जगह बना दें रहने के लिए, और अगर आप उसको अच्छे से इस्तेमाल ना करें, करप्शन हो, प्रॉब्लम हो, इश्यूज हो, लड़ाई झगड़ा हो, फालतू के टंटे हो, तो क्या होगा, आप अपने देश में उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल ठीक से ना करके आप एक अच्छी जगह नहीं बना पाएंगे रहने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बात चारों तरफ यही घूमती रहती है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, अगर आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल ठीक तरीके से करते हैं तो आप अपने देश को एक डेवलप कंट्री बना सकते हैं, और अगर आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल ठीक से नहीं करेंगे तो आपके यहां पे मान के चलिए गड़बड़ हो जाएगी। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? बेटा सब समझाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करिए। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जितना बताया जाएगा उतने पे ध्यान देना है, बाकी जो भी आपको सामने लिखा दिख रहा है उस पर ध्यान देना है अभी आपको। धीरे 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 जैसे जैसे चीजें कंप्लीट हो जाएंगी अपने आप ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में आएंगी और आप ज्ञानी बनते चले जाएंगे। क्या बन जाएंगे आप? ज्ञानी बन जाएंगे। समझ रहे मेरी बात आप? चलिए, कोई डाउट है यहां तक तो बोलिए आप। कोई डाउट है, कोई इशू है तो मुझे बोलिए, मैं बताता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। इकोनॉमिक्स लिखना शुरू कीजिए। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, तो लिख लीजिए, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ how people, economics is the study of how people, comma businesses, comma societies, comma और nation, प्लीज ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। आई एम रिपीटिंग, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी of how people, comma businesses, comma societies or nation deal with the scarcity of resources, deal with the scarcity of resources. So stop. Economics is a theory. Economics is a theory where we study, economics is the theory where we study resources, where we study resources at individual level,
where we study resources at individual level, in bracket microeconomics, very close, and at a group level or at a society level, in bracket macroeconomics, very close, full stop. Next line. नेक्स्ट टाइम लिखिए, इकोनॉमी इज द practical implementation, economy is the practical implementation of economics. Economy is the practical implementation of economics. First of all, example, Indian economy. For example, Indian economy, comma US economy, Chinese economy, etc. नेक्स्ट लाइन, दानिश अभी डोंट वरी, अभी मैं स्लो हूं बिकॉज इट्स अ फर्स्ट क्लास. अगर मैं पहली क्लास में अपने तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, या जो एक नॉर्मल तरीका होना चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाएंगे. तो एक बार क्लास में थोड़ा पेस बनने दीजिए, बच्चे थोड़े, आप लोग एक बार थोड़ा जुड़ जाइए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि एकदम स्पीड बढ़ाने पे धक्का लगता है, जोर से होता है. ट्रेन में बैठे होते हैं, जब स्पीड बढ़ाते हैं झटका लगता है. तो मैं आपको झटका नहीं देना चाहता. किसी भी स्टूडेंट को आराम से पढ़िए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी और आपको समझ में आ भी जाएगा. तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है. और आप, मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग बहुत स्मार्ट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, तो थोड़ा सा आप लोगों को बाकी लोगों का भी ध्यान रखना है एज अ गुड बच्चा ना, ठीक है. चलो पढ़ो. अब लिखिए, द पीपल हु स्टडी इकोनॉमिक्स आर कॉल्ड इकोनॉमिस्ट. The people who study economics are called economist. In bracket अर्थशास्त्री, अगर आप लिखना चाहते हैं हिंदी में अर्थशास्त्री. People who study economics are called economist. Full stop. Economist study how and why societies. Economist study how and why societies, nations, businesses and people distribute resources and associated implication, not implementation, and associated implication for human well-being, यानी कि हमारे बेहतरी के लिए, क्योंकि आप जानते हैं सारा काम ही देश के लोगों के बेहतरीन के लिए होता है, ठीक है. तो रिपीट करो पूरी लाइन. इकोनॉमिस्ट स्टडी हाउ एंड वाई सोसाइटीज, नेशंस, बिजनेसेस एंड पीपल डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस एंड एसोसिएटेड इम्प्लीकेशन फॉर ह्यूमन वेल बीइंग, ठीक है. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, हाउसहोल्ड्स यानी कि जिसमें हम लोग, हाउसहोल्ड का मतलब होता है घरौंदा, जिसमें आप हैं, मैं हैं, हर किसी का अपना अपना घर होता है ना. हाउसहोल्ड का मतलब हमारा घर, और उसमें जो लोग रह रहे हैं,
ठीक है, मम्मी पापा भाई बहन चाचा ताऊ नाना नानी काका काकी जो भी लोग हैं। देखिए, हाउस होल्ड्स प्रोवाइड, अब हाउस होल्ड से कौन निकलता है? हाउस होल्ड से निकलता है, लाइन लिखिए, हाउस होल्ड्स प्रोवाइड, हाउस होल्ड्स प्रोवाइड लेबर एंड businessmen. Households provides labor and businessmen to the corporates or businesses. मानते हैं इस बात को? हमारे ही घर से लोग निकल के कोई जॉब करता है, कोई बिजनेसमैन बन जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो लाइन में लिखवाना चाह रहा हूं, households provides labor and businesses to the companies, corporate businesses, and in return, अब जैसे एग्जांपल यहां पे ले लीजिए टाटा का, and in return they provide goods and services. They provide goods and services. And they provide goods and services back to them. I'm repeating, households provides labor and businessmen to the corporate or companies or businesses, and in return it provides various goods and services back to them. ठीक है, अब हम टाटा में काम करते हैं, टाटा ही टाटा टी बना के दे रहा है, उसी टाटा टी को खरीद के हम लोग घर में पी रहे हैं, है नहीं है? अब आप लोग मान लीजिए किंगफिशर में काम कर रहे हैं, किंगफिशर वाले बियर बना रहे हैं, उसी बियर को आप खरीदते हैं और बाद में पी लेते हैं, है नहीं है? तो कहने का मतलब क्या है कि वही चीजें चल रही हैं यहां पे, ठीक? कॉमा, एंड विद द हेल्प ऑफ, एंड विद द हेल्प ऑफ, एंड विद द हेल्प ऑफ मनी paid by these corporates, and with the help of money paid by these corporates to the labor, and with the help of money paid by these corporates to the labor, comma, they demand various goods and services. They demand various goods and services. फुल स्टॉप। मेरा अब देखिए लाइन बहुत सिंपल है। अब मैंने आपको क्या समझाया कि हमारे घरों से कुछ लोग निकल के एज ए जॉब करते हैं, कोई बिजनेसमैन बनता है, वो बिजनेसमैन कंपनियां बनाते हैं, उन कंपनियों में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए यही लोग इनको सैलरी पे करते हैं, या फिर जिनको प्रॉफिट होता है वो इन्हीं चीजों से, इस पैसे से इन गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करते हैं। तो ये एक इकोनॉमी में ना साइकिल है, ऐसे घूमता रहता है, ऐसे लगातार घूमता रहता है। इकोनॉमी का चक्कर घूम, क्या कहता है ना वो महाभारत होती है, मैं समय हूं, मैं घूम रहा हूं। जैसे अगर वो चक्कर घूमता रहता है तो ये भी चक्कर घूमता रहता है। तो लोग आते हैं, बढ़ते हैं, चलता है, काम होता है और चीजें होती रहती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, यहां पे बहुत ही सिंपल है कि दिस पर्टिकुलर साइकिल इज कीप ऑन वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर वे ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, आई एम टेलिंग यू। और अगर ये चक्कर रुक गया, जैसे कोरोना में क्या हुआ, कोविड में क्या हुआ, ये चक्कर थम गया, लॉकडाउन लग गया। अब सोचिए लॉकडाउन के टाइम में भी ये चक्कर पूरी तरीके से रुका नहीं, ये धीमा पड़ गया। क्यों? क्योंकि अगर इंसान को जिंदा रहना है तो उसे चाहिए खाना पीना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर काम करता रहा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर काम करता रहा, बिजली बनाने वाला सेक्टर काम करता रहा, पानी भेजने वाला हमारा सेक्टर काम करता रहा, जो बेसिक सर्विसेज हैं वो सेक्टर काम करता रहा। यानी कि चक्कर जब स्लो पड़ गया तो चीजें कम बनी पर बनी, जिससे कि ह्यूमन बीइंग इस धरती पे सरवाइव कर सके।
और जैसी चीजें नॉर्मल हुई चक्कर तेज चल गया। तो जिस देश में ये चक्कर ज्यादा तेजी से चलता है वहां पे हर साल और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखिए, अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, अगर देश में ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है तो दो तरीके हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं कि देखिए, अब हम बात करते देश के विकास की बात करते हैं। विकास वो नहीं जो टेबल के नीचे छुपा है, उस विकास की बात नहीं कर रहा मैं देश के ग्रोथ की बात कर रहा हूं, मैं देश की डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब सुनिए, ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि पिछले साल अगर मैंने 100 रुपए की घड़ी चुराई, नहीं, अगर मैंने 100 रुपए का सामान बनाया तो इस साल 110 का बनना चाहिए, यानी कि 10% ग्रोथ हो गई। अब उस 10% की ग्रोथ मैं कैसे लाऊंगा? जब भाई बढ़ेगी पॉपुलेशन, जब हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब सोच के देखिए, 10 बच्चे थे, 10 डायपर मांग रहे हैं, 10 ही डायपर बन रहे हैं। 15 बच्चे हो गए तो 15 डायपर की मांग हुई, देश में विकास हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि विकास का एक आसान तरीका क्या है? पॉपुलेशन बढ़ाइए, पॉपुलेशन बढ़ाते चलिए, ठीक है, और काम होता चला जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन तो बढ़ नहीं रही, फिर भी वहां पे ग्रोथ है, तो वहां पे लोग ग्रोथ करते हैं पहले से बेहतरीन चीज बनाने की। जैसे आप लोग देखते हैं हर साल नया आईफोन आता है, आईफोन 14, आईफोन 15, आईफोन 16, अब 16 आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है? और बेहतरीन चिप, और तेज, और बेहतरीन कैमरा, ठीक है, और बेहतरीन स्क्रीन की ब्राइटनेस, और नया डिजाइन तड़कता भड़कता टाइप का। उससे क्या है, जो चीज पहले बनी थी $100 की अब बन रही है $110 की, हो गई ग्रोथ। मेरी बात समझ रहे हैं? तो किसी भी देश में ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है, या तो पॉपुलेशन बढ़ाओ तो उनको पेट भरने के लिए ज्यादा बनाना पड़ेगा, या फिर इनोवेशन करो और चीजों को बढ़िया से बढ़िया बना के आगे बढ़ते चले जाओ। तो अगर आपको ग्रोथ करनी है तो करिए शादी, ग्रोथ होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? इतना सीरियसली मत लो इस बात को, इनोवेशन पे ध्यान दो। देश की पॉपुलेशन ऑलरेडी 145 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, तो उस पे काम मत कीजिए, इनोवेशन पे काम कीजिए। मेरी बात, बहुत है हमारे देश की पॉपुलेशन, इट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो ये बात है, तो ये लाइन हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि देश का चक्कर, समय का चक्कर ऐसे घूमता रहता है। अब सुनिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए। ये इतना काफी है यार, बहुत है इतना, समझ जाएंगे आप लोग, समझ गए। बोलिए, समझ में आया नहीं आया? बोलिए, मजा आ रहा है इकोनॉमिक्स पढ़ने में? तो इकोनॉमिक्स जो है बेटा, वो चारों तरफ ऐसी घूमती रहती है, इन चारों रिसोर्सेज का, इनका इस्तेमाल, देश में काम, ऐसे ही काम होता रहता है। मेरी तो हो गई है शादी, ठीक है जी। तो अब एक आपको क्या काम करना है, क्योंकि आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। अब मेरी बात सुनिए आगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जो आपने लिखी है ना सर, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इट्स नॉट सस्टेनेबल। बिल्कुल ठीक बात कही है आपने, एकदम पते की बात कही है, और बहुत ही गहरी बात करी है। इतनी गहरी बात करी है मैं देख नहीं पा रहा हूं नीचे तक कितनी गहरी चली गई है वो, क्योंकि ये चीज हमारे यहां के लोग सोच नहीं रहे हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं, द पीपल ऑफ आर कंट्री एंड द अदर कंट्रीज विद द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी फास्टली, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, इट्स नॉट सस्टेनेबल। और ये सही बात है एकदम, क्योंकि जितना रिसोर्सेज पे स्ट्रेन बढ़ेगा उतनी ही क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्रेड होती चली जाएगी। बहुत सीरियस बात है ये, जितना ही रिसोर्सेज पे स्ट्रेन पड़ेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी ही डिग्रेड होती चली जाएगी। बाहर निकल के देखिए, धुआं, पॉल्यूशन, ठीक है, डिफॉरेस्ट्रेशन, पता नहीं कितनी 50 तरह, और सबसे बड़ा हुआ क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सब क्या है, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने से रिसोर्स पर स्ट्रेन आ रहा है, उसकी वजह से चीजें आपकी खराब होती जा रही हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दिस इज व्हाट द पॉइंट दैट द पीपल नीड टू थिंक अबाउट इट।
बिल्कुल सही कह रहे हैं कुसुम, आपके रिसोर्सेज का इस्तेमाल, जैसे वो पिक्चर नहीं आई थी कौन सी, 3 इडियट, कि घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कैसे किया जाए, को इनसे सीखे सीखे सीखे, ऐसे बोलता है ना वो, तो वही करना है। तो हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल ठीक तरीके से करना है। अगर आप उन पे ओवर स्ट्रेस करेंगे तो छुट्टी हो जाएगी भाई। देखिए, कभी भी दो देशों का प्रॉपर कंपैरिजन हो नहीं सकता। जो आप लोग बार बार लिख रहे हैं सर पाकिस्तान साउथ कोरिया, पाकिस्तान साउथ कोरिया, आई अंडरस्टैंड, देयर इज नो प्रॉपर कंपैरिजन, क्योंकि हर देश में अलग अलग चीज होती है। बट पॉइंट क्या है, आपको अपने, देखिए ह्यूमन ब्रेन उसी के लिए तो काम करता है कि हमें हमारे देश की पेक्युलैरिटीज या उनकी प्रॉब्लम्स को समझकर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बेहतरीन, अब एक बेहतरीन बनाना है। अब एग्जांपल लीजिए, साउथ कोरिया में कितनी भयंकर ठंड पड़ती है, आप देखिए जाके, फिर भी देखिए उस ठंड में रिसोर्सेज का जिस तरह से इस्तेमाल करके उन्होंने वहां पे एक बेहतरीन चीज बनाई है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए आप। और पाकिस्तान में देखिए, हमारे देश में देखिए, हमारे देश में आप देखिए, अगर आप इंडिया और साउथ कोरिया का एग्जाम्पल लें, हमारा जीडीपी साउथ कोरिया से डबल है। उनका 1.7 है, हमारा 3.4 के आसपास है, ठीक है, हमारा डबल है। उनका एरिया कितना है, 100, हमारा, उनका है 1 लाख किलोमीटर का एरिया और हमारा है 33 लाख किलोमीटर का एरिया। सोच के देखिए कितना बड़ा है, और फिर भी केवल हम डबल बना रहे हैं उनसे, और जबकि उनसे 33 गुना बड़े हैं हम, 33 गुना बड़े हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अब तो कहने का मतलब क्या है कि कंपैरिजन कभी भी दो देशों के बीच में प्रॉपर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर देश में चीजें अलग अलग हैं, परंतु उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के ही तो ह्यूमन ब्रेन इस्तेमाल करके हम चीजों को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आज जब ये क्लास हमारी खत्म हो गई है, तो आप लोगों को जो आपकी बुकलेट है उसमें जो रिसोर्सेज के बारे में लिखा हुआ है ना, जो एक रिसोर्सेज वाला चैप्टर होगा या बेसिक्स अबाउट द इकोनॉमी होगा, उसको पढ़िए बस आप। ठीक है, उसको पढ़िए, समझिए, और जब हम क्लास में कल मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कैसे हम जीडीपी बनाते हैं, या कैसे हम जीडीपी यानी कि जिससे हमें देश की वर्थ का पता लगता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो कल जब हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में। तो आज तो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया है। ठीक है, अब जैसे आपके मेंस में टॉपिक है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि ये जो हमारे 4 रिसोर्सेज हैं, इनको हमें प्रॉपर तरीके से मोबिलाइज करके एक जगह लाना है और हमें गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब देखिए, आप एग्जांपल लीजिए, अरब कंट्रीज का एग्जांपल लीजिए। अरब कंट्रीज को दिखाई दिया कि हमारे पास रिसोर्स है तेल, उसका इस्तेमाल करके हम अपने देश को बेहतरीन जगह बनाएंगे, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्स ज्यादा है। तो आप देखिए, अरब कंट्रीज में आप जाइए, यूएई जाइए, बाकी जगह जाइए, कितनी बेहतरीन जगह बना रखी है, चाहे गर्मी है वहां पे कितनी ज्यादा, फिर भी एक बेहतरीन जगह है रहने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप कहने का? तो हमें यह एनालाइज करना है हमारे पास क्या है। अब हमारे इंडिया में हमारे पास सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा रिसोर्स क्या है? हमारे पास सबसे ज्यादा रिसोर्स है ह्यूमन बीइंग। अगर हमें ह्यूमन बीइंग का इस्तेमाल अच्छे से करना है, हमें लेबर का इस्तेमाल अच्छे से करना है, तो हमें लेबर को बनाना है स्किल्ड, पढ़ा लिखा, समझदार, कि अगर वो हम बना पाएंगे, कर पाएंगे, तो सोच के देखिए कि हमारे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए हम एक ऐसे सप्लायर बन सकते हैं जो एक बेहतरीन लेबर प्रोवाइड कर सके, अच्छे स्किल्ड लेबर प्रोवाइड कर सके। अब किसी देश में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है, फॉर एग्जांपल रशिया का एग्जांपल ले लीजिए, यूएस का एग्जांपल ले लीजिए, बिकॉज दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिकॉज दे हैव गुड एंटरप्रेन्योर्स एंड ब्रेन्स दे हैव। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमें अपने देश के बारे में समझकर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हमें चीजों को बेहतर बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए, ये आज की बात थी। कल हम जब मिलेंगे तो हम बात करेंगे जीडीपी के टॉपिक के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, और बहुत मजा आएगा जीडीपी पढ़ने में आप लोगों को। ठीक है, आज मैं केवल आपको इतना ही बताऊंगा। तो 4 से 5 क्लास हमारी जीडीपी के टॉपिक में लगेंगी। ठीक है, और हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी आज के टॉपिक के बारे में। मैंने आपको बोला है कि बुक में से आपको पढ़ना है बेसिक्स अबाउट द इकोनॉमी वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, जो भी बेसिक्स के बारे में। बाकी एक बार मैं बुकलेट खुद भी ले आऊंगा और आपको मैं एग्जैक्टली बता दूंगा कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है,
Yeah, just give me a second. I'll bring the book and I will tell you कि which chapter you people need to read today after today's class. एक मिनट रुक जाइए, मैं लेके आता हूँ बुक. हेलो, यस, आई एम बैक. तो बेसिकली आपको ये दो बुक मिली होंगी जो आपको सॉफ्ट कॉपी में मिली होंगी. एक तो हमारी ये है इकोनॉमी पार्ट 1 यूपीएससी वाला ओनली आईएएस की, और दूसरी हमारी जो है वो इकोनॉमी पार्ट 2 वाली बुक है ये. तो ये दो बुक आपको मिली होंगी शायद. ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आपको जो पढ़ना है, पार्ट 1 में जो पढ़ना है आपको मैं देख लेता हूं. पार्ट 1 में जो चैप्टर नंबर 1 है ना आपका, पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 1 है, केवल वो देख लीजिए. और उसमें जितने भी ग्राफ वाले पार्ट है उनको मत पढ़िएगा, सिर्फ जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पढ़ लीजिएगा. ठीक है, जितने भी इसके अंदर देखिए आपको ये ग्राफ दिखेंगे ना, ये जो आपको ये दिख रहे हैं डिमांड सप्लाई वाले कर्व दिख रहे हैं सारे के सारे. मैं और पास ले आता हूं. ये इस तरह के जो सारे के सारे कर्व बने हुए हैं ये वाले, इनको छोड़ दीजिएगा, इनको मत पढ़िएगा. केवल और केवल जो थ्योरी वाले पार्ट है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. ठीक है, केवल इतना करना है आपको, बाकी चीजें आपको अभी नहीं करनी है. ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और बाकी हम पढ़ेंगे कल. व्हाट हैपेंड? यस, नो, कम हियर. ओके, कम. यू वांट टू से हाय? इट्स योर छुट्टी टुडे. आज टिया की छुट्टी है, सो शी इज ऑन हॉलीडे टुडे. एंड से एवरीवन हैप्पी जन्माष्टमी. हैप्पी जन्माष्टमी एवरीबॉडी. चलो, से टाटा, बाय. बाय, सी यू सून. एंड स्टडी वेल. एंड स्टडी वेल. लाइक यू ऑल्सो स्टडी वेल. Me? यस, यू आर देयर. ठीक है, चलो चलो, बाय कर दो. बाय. बाय. टाटा. टाटा. चलिए फिर मिलते हैं जल्दी, कल मिलेंगे और बाकी चीजें आगे कंप्लीट करेंगे. यस, शी इज माय डॉटर.